नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और दंगल में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की विमान हादसे में दुखद मौत हो गई। अजित पवार का अंतिम संस्कार कल 11 बजे किया जा रहा है। तब तक उनका पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान में बारामती के भीतर रखा जाएगा। अजित पवार के निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। महाराष्ट्र में यह हादसा आज सुबह सुबह हुआ है। करीब 8:45 बजे बारामती में लैंडिंग से पहले ही विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि खराब विजिबिलिटी के कारण विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को आज बारामती में चुनावी कार्यक्रम में, जिला परिषद के चुनाव के कार्यक्रम में शामिल होना था, तो मुंबई से सुबह सुबह निकले थे और उनके साथ में विमान में 2 पायलटों के अलावा 2 और लोग थे। विमान जैसे ही सुबह करीब 8:45 पर बारामती पहुंचा तो वहां लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। हादसे की जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी थी। मलबों में बिखरा विमान एयर स्ट्रिप के नीचे के इलाके में जलता नजर आ रहा था। विमान के हिस्से में भयानक आग लगी हुई थी। किसी तरह आग बुझाने के बाद मलबे में से कपड़ों और घड़ी से अजित पवार का शव पहचाना गया और उसके बाद अस्पताल भेजा गया। उनके साथ विमान में सवार उनके पीएसओ विदीप जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर और वाइस कैप्टन शांभवी पाठक भी मौजूद थी। इनमें किसी की भी जान इस हादसे से नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि एयर स्ट्रिप पर उतरने से पहले ही दरअसल वो विमान क्षतिग्रस्त हो गया। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। चश्मदीदों ने बताया कि क्रैश से पहले विमान ने लैंडिंग का एक और अटेम्प्ट किया था और नाकाम होने पर वापस दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवाई पट्टी पर न जाकर उसके किनारे ही जाकर क्रैश हो गया। पहिल्यांदा ते आलेलं विमान आणि पहिल्यांदा असं वरून गेलतं, तेव्हा ते चांगलं होतं। नंतर आम्ही घराच्या बाहेरच होतो, आम्ही गुरांना खायलाही टाकलं आणि घरानंतर आलो तर आम्ही बाहेर होतो आणि ते विमान गेलेलं असं खालून आलेलं आणि खालून असं ते खालून आलं आणि ते बरोबर वरती जायचं, ते असं खाली त्याला अटॅक झालं। ते बरोबर म्हणजे 8:45 तेव्हा वाजलेल्या आणि त्याचा म्हणजे आम्ही पाहिलं, पण एवढा मोठा त्याचा स्फोट झाला ना की आमच्या घरापर्यंत आला, असं ते फिरलं आणि खालीच क्रॅक झालं। ते धावपट्टीवर गेलंच नाही, तसं असं जाग्यावर त्याचा स्फोट झाला। आम्ही एवढं घाबरलो, तरी पण म्हणजे ते आले वरून पोलीस ही, मग आम्ही गेलो 15 मिनिटं थांबले, मग आम्ही घरून तरी पण आम्ही पाणी आणलं, बांधले, ते पाणी घेऊन आलो, त्यांच्यापाशी पाणी दिलं, भिजवलं आणि ती बॉडी अशी साईडला पडलेली आणि त्यांचं मुंडकं ही पूर्ण म्हणजे साईडला होतं ना, अशी निम्मी बॉडी होती, ती आम्ही पूर्णपणे पाहिलेली बॉडी। आणि नंतर ते म्हणले कापड वगैरे, मग आम्ही ब्लँकेट ही सगळं गुंडाळायला दिली आणि तसं झाल्यानंतर 15-20 मिनिटांनी मग ते गाडी आली आणि ते बॉडी अशी गुंडवून नेली। इस हादसे के बाद सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे ने हादसे के कारणों की जांच कहा कि जांच की जा रही है। एआईबी की टीम ने जांच शुरू भी कर दी है, लेकिन इस बीच राजनीतिक सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। ममता बनर्जी से लेकर लालू यादव तक और गौरव गोगोई से लेकर महाराष्ट्र के कई नेताओं ने भी हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ममता बनर्जी ने तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर डाली है। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court.
Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. ममता बनर्जी का कहना है कि चूंकि अजित पवार महायुति छोड़कर जाने वाले थे, इसीलिए इस हादसे के पीछे राजनीतिक आशंकाएं हैं। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आशंकाएं भी इस पे जताई जा रही है, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थियरीज फ्लोट की जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी की आशंका भी राजनीति से प्रेरित हो सकती है, लेकिन यह जरूर है कि अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी के अस्तित्व और भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा शून्य पैदा हो गया है कि उसका भरना आसान नहीं लगता। 4 दशकों से जिस बारामती ने पवार परिवार से बाहर का कोई भी नेता नहीं चुना, उस बारामती से अजित पवार का साया उठना, खास करके विधानसभा से, कि एक साथ परिवार और पार्टी और सरकार तीनों के लिए बेसहारा महसूस हो रहा है। सबसे ज्यादा बेसहारा तो वो नेता है और मंत्री महसूस कर रहे हैं जिनके साथ अजित पवार ने एनसीपी को सत्ता में शामिल करके नई शुरुआत की थी और अपने चाचा शरद पवार से हटकर एक नई पारी शुरू की थी। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी के नेता अजित पवार के नहीं रहने पर सबसे बड़ा असमंजस सरकार खड़ा हो गया कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार में आगे क्या होगा। अजित पवार की जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि अब तक अजित पवार पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हुए थे। आज की स्थिति में अजित पवार के बाद पार्टी में कद प्रफुल्ल पटेल का माना जाता है, जो पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट या कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि एनसीपी में अजित पवार की जगह अध्यक्ष कौन होगा। जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब तक पवार के अलावा किसी और को अध्यक्ष पार्टी ने नहीं देखा है। शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाकर एनसीपी की कमान अजित पवार ने अपने हाथ में ली थी, उसके बाद से अदालत में भी उनका झगड़ा चल रहा है। तीसरा सवाल यह भी होगा कि क्या एनसीपी के दोनों धड़े फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। 12 जनवरी 2026 को, आज से महज 14 दिन पहले, मैंने अजित पवार के साथ में महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर इंटरव्यू किया था और उसी में यही सवाल अजित पवार से पूछा था कि क्या दोनों धड़े साथ में आएंगे। अजित पवार ने सिर्फ इतना ही कहा था कि इस पर बातचीत हो रही है, कुछ नेता मुझे कह रहे हैं कि अब हमें साथ में आ जाना चाहिए, लेकिन आगे होने से पहले ही अजित पवार इस दुनिया से चले गए। इन तीनों सवालों का जवाब आने वाले दिनों में दरअसल मिल पाएगा, क्योंकि खबर यह है कि बारामती के जिस जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव 5 फरवरी को होने हैं, उस जिला परिषद चुनाव में एनसीपी के दोनों धड़े एक साथ लड़ रहे हैं। अजित पवार से इसी महीने 12 जनवरी को, जिसका मैंने जिक्र किया, उस इंटरव्यू में भी अजित पवार ने क्या कहा था, वो जरा एक बार आपको सुना देता हूं। एनसीपी एसपी के विधायक, आपके सांसद, उनके सांसद, कि अब साथ में आ जाना चाहिए। अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा, ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा। दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं का रिस्पेक्ट करता हूं। वो होने के बाद मैंने डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की, सुप्रिया सुळे जी के साथ फोन पे बात की, शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया और हम आगे चले गए और ये चुनाव अभी यानी प्रचार चालू हुआ है।
अब अजीत पवार के नई रहने के बाद क्या होगा, फिलहाल ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की सेहत पर असर के लिहाज से अगर आंकड़े देखें तो फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार की स्थिरता पर कोई संकट नहीं दिखाई देता, क्योंकि 228 सीटों वाली सदन में बीजेपी के पास 137 सीटें हैं, शिवसेना के पास 57 सीटें हैं, एनसीपी के पास 41 और अन्य 7 सीटों के समर्थन से महायुति की सरकार पूरी मजबूती के साथ बनी हुई है। इसमें एनसीपी के 41 सदस्यों के बिना भी 195 सदस्यों का बहुमत बीजेपी के पास होगा। लेकिन सवाल सिर्फ यह रहता है कि क्या अब एनसीपी के बीच फूट पड़ेगी? यह बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन एनसीपी का क्या होगा? और इसी बड़े सवाल पर और महाराष्ट्र की राजनीति में इस हादसे के दूरगामी असर पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम पत्रकार और बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बारामती में क्रैश वाली जगह पर फॉरेंसिक की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। तो इससे पहले राम मोहन नायडू ने इस बात का जिक्र किया था, इसकी हाई लेवल जांच की जाएगी और इस जांच के तहत आगे की बातें भी होगी। और ये क्रैश की साइट आप देख सकते हैं कि रनवे शुरू होने के थोड़े ही पहले दरअसल यह हादसा हुआ और उसके बाद आगे हम देख सकते हैं कि रनवे के शुरू होने के पहले ही यह बारामती का रनवे आप देख सकते हैं, विमान क्रैश हो गया। और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर दरअसल यह क्रैश हुआ है और वहां पर फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी जरा एक बार सुना देते हैं। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के विकास में अजीत पवार की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और जब बीजेपी और एनसीपी साथ में आए, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस के साथ में आए या बीजेपी के साथ में आए, तब भी यही बात रखी गई थी कि हमें विकास के लिए साथ में आना है। लेकिन अब एनसीपी का भविष्य सरकार के भीतर क्या होगा अजीत पवार जाने के बाद, क्या उसके मायने बदल जाएंगे? तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा होना जरूरी है और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। मिलिंद खांडेकर मेरे वरिष्ठ सहयोगी और तक के मैनेजिंग एडिटर, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। उसके साथ साथ एडवोकेट सुसीबेन साहा शिवसेना की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है। उसके साथ चित्रा बाथम कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगी। समीर चौगाकर ये वरिष्ठ पत्रकार है, वो नोएडा से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत पवार एनसीपी के प्रवक्ता, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे और एडवोकेट अरविंद तिवारी एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन शुरुआत प्रशांत मैं आप ही से करना चाहूंगा। अजीत दादा के बाद क्या? प्रशांत पवार अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन अरविंद तिवारी, क्या हम ये मानकर चले कि अजीत दादा के न होते हुए भी दोनों एनसीपी साथ में आएंगी या एनसीपी कोई नया नेता चुनेगी? क्योंकि आज की स्थिति में अजीत पवार ही वहां के अध्यक्ष है। देखिए, इस विषय पे हम आज उस परिस्थिति में नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि भले ही दोनों अलग हैं, दोनों पार्टीज अलग हैं, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि महाराष्ट्र में पारिवारिक जो नाते हैं वो एनसीपी एक परिवार के रूप में रहा, चाहे वो अजीत पवार गुट में बटा हो या शरद पवार गुट में बटा हो। लेकिन अजीत दादा दोनों तरफ पॉपुलर हैं। अब दोनों तरफ तो ये कुछ साल भर पहले हुआ, पहले तो हम एक ही थे।
तो आज वो सब परिस्थिति, आज उस चर्चा के विषय पे हम कुछ बोलने वाली परिस्थिति में नहीं है। लेकिन ये आम कार्यकर्ता जो रहा है वो हमेशा से वो पीड़ा में रहा है। जब पार्टी फूटी तब से लेके आज तक पीड़ा में है, क्योंकि हम चाहे उस तरफ देखें चाहे इस तरफ देखें, खून तो हमारा ही है। तो तकलीफ तो हुई जब पार्टी टूटी और पार्टी अलग हुई। अपेक्षा तो हर कार्यकर्ता यही रखा है कि सब एक साथ रहें, एक साथ एक परिवार के रूप में पहले थे, आगे भी रहें, और ये आशा तो थी। लेकिन आज हम इस परिस्थिति में नहीं है कि आगे क्या होगा। अब इस वक्त वहां पे क्या निर्णय होगा, कैसे होगा, इस बारे में हमें बोलना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मिलिंद खांडेकर हमारे साथ में, लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने भी देखी हुई है, और एनसीपी के कुनबे में जो बिखराव हुआ 2023 में, उसके बाद 2 धड़े हुए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि शरद पवार का साथ छोड़कर, उन्हें दूर करके अजीत पवार अपनी पार्टी पर पूरा कब्जा जमा लेंगे, और 2 साल के भीतर ही एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो जाएगी कि दोनों खेमे साथ में आ जाए। लेकिन इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है मिलिंद, कि आज की स्थिति में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है, और उप मुख्यमंत्री पद पर पार्टी के अध्यक्ष के अलावा कोई और बैठना ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि किसी को तो नेता मानना पड़ेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जो अजीत पवार का फ्रैक्शन है एनसीपी का, वो जिस तरीके से एआईएडीएमके को चलाया जा रहा है, क्या उस तरीके से चलाना पसंद करेगी, या आपको लगता है कि दोनों धड़े साथ में अब आ जाएंगे और उसके बाद ही आगे की बातें होंगी? मिलिंद, देखिए साहिल, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अजीत पवार के जीते जी दोनों धड़े साथ में आना शुरू हो गए थे, मुझे लगता है कि अजीत पवार के निधन के बाद इसकी जो गति है वो और बढ़ जाएगी। कारण बड़ा स्पष्ट है कि अजीत पवार के बिना जो अजीत पवार की एनसीपी है उसका भी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। उसके नेता अजीत पवार थे, अजीत पवार ने विधायक चुनकर लाए थे एक तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार का जो धड़ा है, या तो उनकी पत्नी को अपना नेता चुनेगा, या उनके जो दोनों बेटे हैं उनमें से किसी को नेता चुनेगा, और वही कहीं ना कहीं दावेदारी करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए। अब जैसा कि आपने कहा, इसमें बीजेपी का भी रोल होगा कि बीजेपी क्या चाहती है, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि इस समय ऑनर करेगी कि अजीत पवार की जगह किसी और को जो भी दावेदारी बनती है उसको वो जरूर जगह देगी। अब दूसरी बात रही, जो दूसरा धड़ा है, सुप्रिया सुले वैसे भी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रही है, लेकिन ये चर्चा थी साहिल, आपको ही पता है कि शरद पवार का टेन्योर खत्म होने वाला राज्यसभा का, और वो रिटायर हो जाएंगे, और फिर बाकी परिवार और पार्टी का मिलन हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद अब शरद पवार का जो रिटायरमेंट है वो डिले हो जाएगा। उनको ये जो ट्रांजिशन है वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे होता है। मतलब ये शायद उन्होंने कहीं उम्मीद नहीं की होगी कि 85 साल की उम्र में उनको उनके बेटे जैसा जो भतीजा है, भले वो बागी हो गया, लेकिन अब शरद पवार की भूमिका भी इस ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एनसीपी जैसी पार्टी हो, वो चलाने के लिए पवार नाम लगता है, उसके बिना वो पार्टी नहीं चल सकती। सवाल ये भी रहेगा, जिसको लेकर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, समीर चौगाकर भी हमारे साथ में, उनके पास भी आना होगा, कि क्या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक अलग से शिवसेना बनाई, उनके पास में पार्टी का नाम और चिन्ह, सिंबल उनके पास चला गया, ठाकरे एक अलग से शिवसेना वहां पर चला रहे हैं, क्या इसी तरीके से अब क्या हमें एनसीपी अजीत पवार में दिखाई देगा? साथ में आने के बाद किसका नेतृत्व माना जाएगा? क्या सुनेत्रा पवार का नेतृत्व माना जाएगा? पार्थ पवार जो अब तक राजनीति में पूरी तरीके से नए हैं, जय पवार जिन्होंने अभी तक राजनीति में कदम भी नहीं रखा है, क्या उनका नेतृत्व माना जाएगा, या एक बार फिर शरद पवार के पास नेतृत्व जाएगा, या कोई एकनाथ शिंदे पार्टी के भीतर खड़ा होगा कि जिसका नाम पवार नहीं है लेकिन उसके हाथ में पार्टी की कमान चली जाएगी? इस पर भी बात होनी चाहिए। प्रशांत पवार, एनसीपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पवार के अलावा कोई और पार्टी का नेता बन सकता है आज की स्थिति में? थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैं समझ सकता हूं कि आप दुख में होंगे, लेकिन आखिरकार पार्टी आगे चलनी है, सरकार आगे चलनी है। नहीं, उसके बारे में तो हम 3 दिन बाद में आपसे बात करेंगे। आज तो ऐसी घड़ी है कि हमारा पूरा महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है। वो तो कौन बनेगा, क्या बनेगा, किसके हाथ में नेतृत्व जाएगा और किसके हाथ में नहीं जाएगा, वो तो बात की बात है। आज हमने महाराष्ट्र में एक हीरे जैसा आदमी खो दिया। जो जनता हमारे नेता को 2029 में मुख्यमंत्री देखना चाहती थी, आज वो नेता हमारे पास नहीं रहा, तो हम क्या बात करेंगे कि क्या होने वाला है, कि कौन उप मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन किसके हाथ में है। अभी तो हम लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अजीत दादा का क्या हुआ है। हम तो सुबह से हर कोई एक मेरे को फोन करके पूछ रहा है कि सही में अजीत दादा का क्या हुआ, सही में अजीत दादा का क्या हो गया, हुआ है क्या, हुआ है क्या।
लेकिन ये जो सब आपके जो क्वेश्चन है, ये हम 3-4 दिन के बाद में जब हम उसमें से निकलेंगे तभी हम इस पर बात कर पाएंगे। लेकिन प्रशांत जी, एक तो मैं आपसे सवाल पूछ ही सकता हूं, क्योंकि एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार थे, इससे पहले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार थे। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो एनसीपी का अध्यक्ष बने जिसका उपनाम पवार नहीं है? नहीं, ऐसे किसी नेता की कल्पना कर सकते हैं जिसका उपनाम पवार नहीं है और जो पार्टी का अध्यक्ष है? साहिल जी, मैंने आपको अभी बताया, हम लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे अभी। कौन बनेगा, उपनेता बनेगा, कौन सा नेता बनेगा, पवार बनेगा, देशपांडे बनेगा, पाटिल बनेगा, ये हमारे लिए अभी कोई घड़ी नहीं है इसके ऊपर में हम चर्चा करें। हमारी घड़ी तो ये है, हम तो मानसिकता से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं उसके। क्या आज संघर्षकारी नेता है वो, आज जनता का नेता है। ये सब अगर हम ये सब चीजों पे अगर अभी बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता भी हमें भी माफ नहीं करेंगी। नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र की जनता इस वक्त दुख में होगी, खास करके एनसीपी के समर्थक इस वक्त दुख में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सिर्फ ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, महाराष्ट्र के राज्य का भी मुद्दा है और राज्य में जो काम चल रहा है उसका भी मुद्दा है, तो उस पर भी चर्चा। साहिल जी, उस पर चर्चा जरूर होंगी। सिर्फ एनसीपी के ही लोग या एनसीपी के ही पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं। पूरी महाराष्ट्र की जनता आज इसके बारे में पूछ रही है, अजीत दादा का क्या होगा। ममता बनर्जी वहां पर कह रही है, प्रशांत पवार जी, ममता बनर्जी वहां पर कह रही है, उनका बयान आया था इस पर, और वो ये कह रही है कि दोनों धड़े साथ में आने की बात शुरू क्या हो गई, अजीत पवार की मौत हो गई और वो भी दुर्घटना में, कुछ गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, वो उनका देखने का नजरिया अलग है, लेकिन ये ऐसा हम लोग कोई इसके ऊपर में टिप्पणी नहीं करना चाहते और ना करेंगे। जो है जैसा वो बता रहे हैं आपके चैनल से वगैरह माध्यम से हमको पता चल रहा है कि इंक्वायरी चालू हो गई है, इंक्वायरी होगी, वो होगा ना, जो होना है वो तो होगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे जैसे प्रवक्ता लोग या हमारे पार्टी के कोई नेता लोग, जैसा आपने बोला कि महाराष्ट्र का राजकारण भी है, महाराष्ट्र का हम उप मुख्यमंत्री थे तो अभी वो कैसा चलेगा, क्या 2 दिन से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे दादा तो बेचारे कहाँ है कहाँ नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम क्या ये तो बात हम समझ सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई, सुनेत्रा पवार बैठी हुई थी वहां पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल सुप्रिया सुले, वो साथ में बैठकर उनकी सांत्वना वहां पर कर रही थी। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विद्या प्रतिष्ठान से, जहां पर दादा का पार्थिव रखा जाएगा जनता के दर्शन के लिए, और उसके साथ साथ ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे बारामती के अस्पताल से। लेकिन उससे पहले, उनके पास जाने से पहले समीर जी के पास मैं पहले जाना चाहूंगा इस बात को जानने के लिए, क्योंकि उसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने चंद्रकांत पाटिल, महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री है, उनसे हम बात कर रहे थे। एक बड़ी दिलचस्प बात है, महाराष्ट्र के भीतर बड़े नेता, किसी हादसे में उनकी मौत हो जाती है। प्रमोद महाजन, उनकी हत्या हुई, उसके बाद एक बार फिर राजनीति ने करवट ले ली, और सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं तो बीजेपी के भीतर की राजनीति ने भी करवट ली। गोपीनाथ मुंडे, दिल्ली में कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, उसके बाद महाराष्ट्र में एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया, देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के भीतर की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। और अब अजीत पवार, एयर क्रैश में उनका निधन होना क्या दिखाता है? क्या एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेगी? समीर जी। साहिल जी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के रूप में और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला रहे थे, और अचानक एक ऐसा नेता चलाएगा जो पार्टी का सर्वे था, जो पार्टी का सब कुछ था। आज उस पार्टी के पास 41 विधायक है, 2 राज्यसभा सांसद है, 1 लोकसभा सांसद सुनील तटकरे है, और ऐसी पार्टी का अगर नेतृत्व चला जाए, और पार्टी के अंदर अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, कोई दूसरा नेता, सेकंड लीडरशिप है नहीं, परिवार में कोई इतना बड़ा नेता भी है नहीं। सुनीता पवार जरूर राज्यसभा सांसद है, लेकिन सुनीता पवार कोई जमीनी नेता नहीं है। पार्थ पवार 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए, बहुत सक्रिय नहीं थे। अब सुनील तटकरे अध्यक्ष है, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। तो क्या शरद पवार की कोई भूमिका होगी? जो अजित पवार शरद पवार से लड़कर अपना एनसीपी को लेकर जाते हैं, एनडीए के साथ आते हैं, महायुति के साथ सरकार बनाते हैं, क्या अजित पवार के निधन के बाद आज सुनीता पवार शरद पवार के पास वापस पार्टी लेकर जाएगी?
क्या शरद पवार से वो कहेगी कि अब आप पार्टी के देखो? मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। मुझे लगता है कि एनसीपी जो अजित पवार की थी वो महायुति के साथ बनी रहेगी। अब शरद पवार मुझे लगता है कि परिवार को एक करेंगे, पार्टी को एक करने की कोशिश करेंगे, और शरद पवार भी अब मुझे लगता है कि एनडीए के साथ आएंगे। यह नहीं हो सकता कि भाई शरद पवार उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अब साथ मर्ज करे और वापस उसे एनडीए से अलग कर ले। जो 41 विधायक है, आपके 9 कैबिनेट मंत्री आज की तारीख में, वह सारे के सारे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। और सुनेत्रा पवार भी ये चाहेगी कि जो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार चले। अब ऐसे देखने की बात है कि क्या पार्थ पवार को, जो अजित पवार के बेटे, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कि सुनीता पवार राज्यसभा छोड़कर प्रदेश में लौटती है, विधान परिषद जाती है, या अजित पवार की 12 सीट से आकर चुनाव लड़ती है और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होती है, या शरद पवार पार्टी मर्ज करते हैं और फिर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है कि सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी और पार्थ पवार महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे और शरद पवार एक संरक्षक के रूप में पार्टी के रहेंगे। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा प्रश्न है पार्टी के अंदर होगा, लेकिन शरद पवार के पास पार्टी वापस जाएगी, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। पार्टी में नेतृत्व को लेकर एक जरूर अब खींचतान होगी, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल चाहेंगे कि वो कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी क्या भूमिका होगी, सुनील तटकरे देखेंगे, विधायक कितने जुटते हैं, पार्टी में क्या कोई बड़ी टूट नजर आती है। मुझे लगता है आने वाले समय में पार्टी में कोई बड़ी टूट भी हो सकती है, क्योंकि अजित पवार के जाने के बाद कौन किसको नेता मानेगा। अब विधायक जो 41 विधायक अजित पवार के खूंटे से बंधे थे, आज अजित पवार नहीं है, तो ऐसे में वो विधायक क्या कोई बीजेपी में मर्ज होने की कोशिश करेगा, कोई किसी और पार्टी में जाने की कोशिश एनसीपी के बारे में हमेशा ये कहा गया फिलहाल कि ये विधायकों का समूह है, ये नेताओं का समूह है जो शरद पवार को मानता है, और उन्हीं नेताओं के समूह ने अजित पवार को नेता माना और उसके बाद अजित पवार पार्टी के नेता बन गए थे। तो ये बातें बिल्कुल यहां पर चलती रहेगी। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे 2 संवाददाता इस वक्त बारामती से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ बारामती के अस्पताल से जुड़ रहे हैं, और अभिजीत करंडे विद्या प्रतिष्ठान से इस वक्त हमारे साथ में। ऋत्विक, 5 बजे अजित पवार का पार्थिव विद्या प्रतिष्ठान की तरफ ले जाया जाना था, और उसके बाद वहीं पर सभी लोगों को कहा गया था कि आप वहां पर आए और उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं। ऋत्विक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस जो है वो मॉर्चरी की तरफ रुख करते हुए अंदर चली गई है, और अब बताया ये जा रहा है कि अजित दादा पवार का जो पार्थिव है उसे अब कुछ ही समय में जो है इस अस्पताल से ले जाया जाएगा। यहाँ पर कुछ समय पहले हमने देखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल समेत सुनीत्रा पवार उनके साथ बैठे हुए थे इस अस्पताल में। उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए कुछ समय बाद यहाँ से अजित पवार का जो मॉर्टल रिमेन्स है वो यहाँ से लेके जाया जाएगा। और भीड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मॉर्चुरी के सामने की भीड़ है, और यहाँ पर जो है एम्बुलेंस अब अंदर गई है। कुछ समय बाद यहाँ से वो जो है कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड में उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि अजित पवार के बेटे जय पवार, जो इस वक्त राजनीति में नहीं है, वो पहुंचे हुए अस्पताल में, और वहां से वो उनका पार्थिव लेकर विद्या प्रतिष्ठान जाएंगे। वहां पर पूरा पवार परिवार वहां पर उपस्थित होगा, और उसके बाद तमाम जो उनके समर्थक, कार्यकर्ता, नेता जो इस वक्त बारामती में हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान ही जाएंगे, और वहीं पर उनका पार्थिव रखा जाएगा देर रात तक अंतिम दर्शन के लिए, और कल फिर 11 बजे ले जाया जाएगा काटेवाड़ी। अभिजीत करंडे इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, विद्या प्रतिष्ठान में भी काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। ये पवार परिवार से जुड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और हर बार जब भी आप बारामती में जाते थे तब ये कहा जाता था कि विद्या प्रतिष्ठान जरूर देखना चाहिए, और आज अजित पवार को अंतिम विदाई विद्या प्रतिष्ठान से। अभिजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है?
यस आवाज आ रही है साहिल जी। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई दे रही है कि जिस तरीके की तैयारियां विद्या प्रतिष्ठान के कैंपस में चल रही है, ये यही कैंपस है जिसको शरद पवार ने एक तरीके से फाउंड किया था और बाद में नर्चर जो है वो अजीत पवार जी ने किया। इसी कैंपस के प्रांगण में जो है वो तैयारियां चल रही है कि उनको अंतिम विदा देने की। आगे जो 2 मंडप दिख रहे हैं वहां पर अजीत पवार जी का पार्थिव जो है वो रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो है वो विद्या प्रतिष्ठान के आजू बाजू के इलाके से यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरे मैदान के बाहर भी है, बहुत कुछ बैठने के लिए भी इंतजाम किया गया है, वहां पे बैठे हैं। अब कतार लगाई जाएगी और एक तरीके से एक एक करके उनको 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक अंतिम दर्शन की व्यवस्था जो है वो की गई है। जो मंडप है वहां पर सुनील तटकरे जी है, वहां पर धनंजय मुंडे है, वहां पर खोड़के एमएलए जो एमएलसी जो है वो वहां पर है, वहां पर रोहित पवार है, बाकी सारे नेता जो है वो वहां पर आ चुके हैं। एनसीपी के सारे नेता वो मंडप के आजू बाजू में है। शरद पवार जी आएंगे, वो भी वहीं पे रहेंगे वो मंडप के सामने और वहीं से अंतिम विदाई दी जाएगी। और बाद में कल सुबह भी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये इसी मैदान में, इसी प्रांगण में आपको अजीत पवार जी का अंतिम दर्शन उनके समर्थकों को लेना है तो उसकी व्यवस्था की गई है। बाद में जो जिस तरीके से मैं मंगेश को बोलना चाहूंगा कि इस यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे पोकलेन जो है, बुलडोजर जो है, मिट्टी लाई जा रही है, बहुत सारा तैयारी एक तरीके से हम कहेंगे कि एक बड़ा स्टेज टाइप बनाया जा रहा है और उस पर जो है वो अंतिम विधि जो है वो की जाएगी। ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पोखलेन और जेसीबी और ये ट्रक जो है वो उसी की तैयारी के लिए लाए गए हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि ये पानी वानी जो मारा जा रहा है तो इसी के लिए कि भाई धूल मिट्टी ना उड़े। कल 11 बजे अब अजीत पवार पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। हो सकता है कि विद्या प्रतिष्ठान के भीतर ही यह अंतिम संस्कार हो, लेकिन अजीत पवार की लेगेसी अब आगे चलकर कहां पर जाएगी उस पर हमारी चर्चा चल रही है। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अजीत पवार की पहचान बनी थी 2023 के बाद। इससे पहले अजीत पवार पार्टी में थे, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर माने जाते थे, मंत्रियों के नेता माने जाते थे, नेताओं के नेता माने जाते थे, लेकिन पॉलिटिकल काम शरद पवार को सौंप दिया गया था। महाराष्ट्र में पार्टी की जिम्मेदारी एक तरीके से अजीत पवार के पास थी, लेकिन पार्टी की पॉलिटिकल लाइन शरद पवार तय करते थे, यह भी माना जाता था। तो मिलिंद, आज की स्थिति में मैंने उदाहरण दिया था एआईएडीएम का। जयललिता के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम तैयार हो गया था एआईएडीएमके के भीतर। यह नहीं पता था कि जयललिता का पॉलिटिकल वारिस कौन है और किस तरीके से वो पार्टी संभाली जाएगी। 2 धड़े पैदा हुए, पलानीस्वामी और तमिल सेल्वम, और आखिरकार उसमें तय हो गया कि आखिरकार कौन बनकर आगे इस पूरे पार्टी को चला सकता है। आज की स्थिति में एनसीपी के भीतर क्या वही स्थिति पैदा हुई है अजीत पवार के एनसीपी के भीतर, या परिवार का रास्ता चुना जाएगा? बीजेपी की भूमिका को लेकर भी सवाल है। देखिए साहिल, एआईडीएमके और यहाँ एनसीपी में फर्क ये है कि वहां कोई परिवार नहीं था, या परिवार भी जो था शशिकला थी या दिनाकरन थे। यहाँ पर पवार परिवार अभी भी है, पार्टी उनका परिवार, मतलब मैंने कहा सुनेत्रा पवार है, जय पवार है, पार्थ पवार है और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले है। तो ये पार्टी जो है ये परिवार चूंकि है अभी भी, और वो राजनीति पार्टी के नाम पर ही हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एआईडीएमके के रास्ते पे जाएगा। और जब अजीत पवार के जीते जी जब मर्जर की बात हो रही थी, तो ये मर्जर की तरफ बात और बढ़ेगी, इसकी जरूरत और बढ़ जाएगी। इस बात से मैं समीर जी की सहमत हूं कि ये कोई ऐसा नहीं होगा कि शरद पवार पार्टी को इंडिया अलायंस की तरफ ले जाएंगे। ये अभी भी, अब तो देखिए साहिल, जो बीएमसी के चुनाव हो चुके, म्युनिसिपल चुनाव हो चुके, महाराष्ट्र में 2029 तक कोई चुनाव नहीं है, देश में कोई चुनाव नहीं है, तो बीजेपी बिल्कुल, हाँ कोई चुनाव नहीं, और बीजेपी बिल्कुल मजबूत विकेट पर है। तो मुझे नहीं लगता कि एनसीपी जो है वो एनडीए का साथ छोड़ देगी। हो सकता है केंद्र में भी साथ चली जाए, जैसे कि समीर जी कह रहे थे, लेकिन ये दोनों गुट जो है इनको अब साथ आना और जरूरी हो गया। जब वो अजीत पवार के रहते हुए भी साथ में आए और फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाए, तो अब अगर ये अजीत पवार नहीं है, तब अगर ये दोनों गुट साथ में नहीं आते तो इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ये अस्तित्व के लिए दोनों साथ में आएंगे। और मुझे भी अभी भी लगता है कि जो नेता बनेगा, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, कोई नॉन पवार नहीं बनेगा, जो भी नेता बनेगा वो पवार ही बनेगा। ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां विचारों से ज्यादा परिवार से चलती है, तो पवार फैमिली से ही। और लेकिन संघर्ष तो वहीं से शुरू हुआ था। आइडियोलॉजिकल संघर्ष से ज्यादा संघर्ष तो यही था ना कि नेता कौन बनेगा। नेता, ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब पार्टी के भीतर
सुप्रिया सुले को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। पार्टी के भीतर शरद पवार ने जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी वो इस्तीफा वापस ले लिया गया। और आज की स्थिति में यही बात है कि क्या सुप्रिया सुले का नेतृत्व अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी मानेगी? क्या उनके विधायक मानेंगे या वो आसान रास्ता चुनेंगे और सुनेत्रा पवार या पार्थ पवार जिसका जिक्र समीर कर रहे थे उसी तरीके से एक रास्ता चुनकर वहां पर पार्टी को महायुति के साथ में या बीजेपी के साथ में रखा जाएगा? ये भी तो बातें हो सकती है। नेता कौन माना जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है साहिल कि नेता मुझे लगता है कि अजीत पवार के परिवार से ही माना जाएगा, क्योंकि विधायक उनके पास है और उनके पास सांसद तो नहीं है लेकिन विधायक उनके पास है। पर कुल मिला के ये बात समझिए, जो आपने कहा कि लड़ाई इसी को लेकर हुई थी, दोनों धड़े नुकसान में हैं। अजीत पवार भी भले ही वो उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र में थे अभी आज सुबह तक, उनका कद कम हुआ है। बीजेपी इतनी मजबूत हो गई कि अजीत पवार का प्रासंगिकता भी खतरे में थी। और सुप्रिया सुले का भी धड़ा जो है वो तो बिल्कुल ही किनारे लग गया था विधानसभा चुनाव के बाद में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अजीत पवार के जीते जी ही जब एनसीपी पर अस्तित्व का संकट था इसलिए साथ में आ रही थी, तो अब तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो साथ में आएंगे। एक बात जो आपने कही कि जो साहिल जो झगड़ा है, मुझे लगता है कि थोड़ा हमको पीछे जाके देखना चाहिए कि जब अजीत पवार ने पार्टी छोड़ी थी तो अजीत पवार की कसक क्या थी कि उनको सत्ता चाहिए थी, उनको डिप्टी सीएम बनना था और शरद पवार उसका विरोध कर रहे थे। 2004 पर उन्होंने बात कही कि जब हमारे विधायक ज्यादा चुन के आए थे और पवार साहब ने कांग्रेस का सीएम बनने दिया था, तो अजीत पवार की नाराजगी तो 2023 में जाके फूटी है, लेकिन वो नाराजगी 20 साल से थी कि जब हमारा सीएम बन सकता था, एनसीपी का बन सकता था या खुद अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो नहीं बने क्योंकि शरद पवार नहीं माने थे। तो संघर्ष तो 20 साल तक था, वो उसका जो पूरा उसका मतलब फूटना उसका बाहर निकलता, ये 2023 हो गया उसको करते करते। फिर भी आज की स्थिति में यह लगता है कि इस पूरे संघर्ष में बीजेपी की भूमिका बहुत अहम रहेगी। क्या इसमें शरद पवार और अजित पवार का कुनबा साथ में आने के लिए बीजेपी राजी होगी? इस बात को लेकर भी ख्याल रखना होगा। कई लोग यह भी कहते हैं कि अजित पवार इस बारे में ज्यादा जल्दबाजी में थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टियां साथ में आए, क्योंकि शरद पवार की भी उम्र हो चुकी है। 85 साल के शरद पवार कुछ अच्छी स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में दोनों साथ में आए, उसको लेकर भी चर्चा चल रही थी। और इसीलिए सुशीबेन शाह, आपकी पार्टी इस सरकार में एक सहयोगी पार्टी है, आपके नेता इस पार्टी में उप मुख्यमंत्री है, पार्टी का अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री है, एनसीपी के साथ भी क्या आपको लगता है कि यही होना चाहिए? क्या एक और उप मुख्यमंत्री बनेगा सरकार के भीतर अजित पवार के जाने के बाद में भी? सभी को नमस्ते। और प्रशांत भाई, अरविंद भाई, आपको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि। आज हमने महाराष्ट्र ने एक दमदार नेता, एक जननायक खोया है। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिलदार और दमदार नेता हमने खोया है। और साहिल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सारे शोकाकुल हैं और इसके बारे में शायद आज भाष्य करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जैसे हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी ने कहा कि हमारे बड़े भाई आज हम खोए हैं और हम खूब नाराज हैं, दुखी हैं। बोलते बोलते वो एकदम भावनाग्रस्त भी हो गए थे, भावुक हो गए थे। तो इसलिए जैसी एनसीपी को हमने जैसे अजीत दादा को सम्मान दिया, हम एनसीपी को भी सम्मान देंगे, उसको परिवार को भी सम्मान देंगे और पूरे एनसीपी गठ को, चीफ मिनिस्टर हो, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनका सम्मान, उनकी मर्यादा जरूर रखेंगे। महाराष्ट्र में उनका नाम जरूर रखेंगे। चित्रा बाथम, कांग्रेस भी खास करके नजर बनाए रखी हुई है महाराष्ट्र की स्थिति पर, क्योंकि कांग्रेस की एक वक्त में भूमिका रही थी एनसीपी के भीतर। माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस में शरद पवार आपके साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। पुणे के भीतर जो एनसीपी और एनसीपी साथ में आए, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने काफी कटाक्ष किया था शरद पवार पर कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गौतम अडानी के साथ में जब बारामती के भीतर गौतम अडानी के साथ में दोनों देखे गए, उसके बाद भी ये सवाल उठाना शुरू हो गया था। तो आज की स्थिति में क्या आपने शरद पवार को खो दिया है? खास करके अजीत पवार के जाने के बाद इंडिया अलायंस ने खो दिया है। साहिल जी नमस्ते। और सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी खुद भी बहुत ही शोकाकुल है। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का निधन हुआ है,
एक बोल्ड और बेबाक व्यक्तिमत्व के वो इंसान थे। मैंने खुद उनसे कई मौकों पे मुलाकात की थी और काफी प्रभावित थी मैं उनकी राजनीति से। जिस तरीके से हिंदुत्ववादी सरकार के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपनी सेक्युलर आइडियोलॉजी को कभी नहीं छोड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे व्यक्ति का इस तरीके से चला जाना महाराष्ट्र की राजनीति में डेफिनेटली एक शून्य तो छोड़ जाता है। लेकिन हम उनकी श्रद्धांजलि अगर हम सच्ची अर्पित करते हैं तो उनकी जो मंशा थी, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए। तोड़ाफोड़ी की राजनीति का जो पाप यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है 2022 से, उसी को अगर एक तरीके से हमें एक अच्छा सोल्यूशन देना है तो मुझे ऐसा लगता है कि विलय तो निश्चित ही है और इसमें हम जरूर एनसीपी के साथ हैं। और मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार जी के जो भी अलायंसेस है, हमारी कटाक्ष हो सकती है, हमारी तीखी टिप्पणियां हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम साथ में थे, साथ में हैं और साथ में रहेंगे। तो यही संदेश के साथ मुझे भी बहुत आज मैं भावनात्मक तरीके से बहुत बुरा लग रहा है कि इस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है और हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। अगर सच्ची दोस्ती ही निभानी है हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक निष्पक्ष और अच्छी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। और किस तरीके से जो लेजेट प्लेन था, राममोहन नायडू पहले कह चुके हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और इस बारे में फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, डीजीसी और उसके साथ साथ एआईबी की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन भी इसकी जांच करेगा और इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। कुछ डिटेल्स भी उसके बारे में उन्होंने दिए हुए हैं। दुर्घटनाएं हुई हैं उसकी आज तक कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, तो हम चाहेंगे कि ब्लैक बॉक्स की डिटेल्स वगैरह जो भी कुछ पूरा पब्लिक के सामने रखा जाए कि किस तरीके से उनका ये आज का जो हादसा है वो हुआ है। ठीक है प्रशांत पवार, आप चर्चा भी सुन रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप बार बार यही कह रहे हैं कि 2-3 दिन तो आपको जाएंगे इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकलने के लिए और उसके बाद इस बारे में पूरी चर्चा होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बनती है बात, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव भी यहां पर आ रहे हैं और ऐसे में आप और एनसीपी अरविंद तिवारी की पार्टी दोनों साथ में वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले अजीत पवार के साथ 12 जनवरी को जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें भी उन्होंने बात कही थी कि हम साथ में आने की तैयारी तो कर रहे हैं, कुछ नेता मुझसे बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद हम शायद इस पर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि यह बात आगे जाएगी एक अंतिम इच्छा की तरह अजीत पवार के? ये बात तो 3 दिन के बाद में ये आगे जो भी होंगी वो होंगी, आज तो नहीं हो पाएंगी। ये मैं बहुत जड़ अंतःकरण से आपको बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल बोलने में कुछ जाता नहीं है, स्टेटमेंट देने में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन ये समय नहीं है सही। आप तो भी आपके दिल पे हाथ रख के बोलिए। हम लोगों को तो समझ में, मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह 10 बजे से चैनल पे चल रहा हूँ, 10 बजे से मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और मैं ये शहर का अध्यक्ष हूँ, नागपुर सिटी का। आज के तारीख में नागपुर से कम नहीं कुछ तो 10,000 लोग पूना की तरफ निकले हुए हैं बाय रोड समृद्धि मार्ग से। अच्छा, सिर्फ हमारी पार्टी के नहीं, सभी पार्टी के लोग निकले। मैं अभी सुशीला बेन जी का भी सुना, चित्रा जी का भी सुना मैंने। वो बोल नहीं पाएंगे ये इस पे कोई। ठीक है, राजनीति तो करेंगे ही हम लोग, वो नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन आज हमने महाराष्ट्र का दमदार नेता खो दिया है। जो नेता को सही में महाराष्ट्र की जनता, सब पक्ष के लोग उसको मानते थे, वो नेता हमने खो दिया। हमारी लाडली बहनों का दादा आज चले गया है, हम उद्ध्वस्त हो चुके हैं। अब क्या हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहे? क्या जिस ऑफिस में बैठ के मैं आपसे इंटरव्यू बात कर रहा हूं, इसी ऑफिस का उद्घाटन अजीत दादा ने नागपुर शहर में किया था। जब पार्टी दादा ने हाथ में लिया तो सबसे पहला अध्यक्ष मुझे बनाया था नागपुर शहर का, और उस दिन से मैं दादा के साथ में आज तक। आज दादा के साथ में मैंने जहां जहां पे घुमा और एक एक चीज, ड्राइवर सोया है क्या, ड्राइवर की तबीयत ठीक है क्या, मेरे पीए बराबर है क्या, ये सब चीज वो खुद होके पूछते थे। मैं एक बार अमरावती उनके साथ जा रहा था, मेरे को बोले ये ड्राइवर बराबर गाड़ी चला रहा है क्या,
उसको बोले तू गाड़ी बराबर चला, हम दोनों बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि तू गाड़ी कैसी चलाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा गाड़ी का क्या हो गया क्या नहीं। ये इतनी बारीक नजर से दादा देखते थे, वो आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल। सुबह 5-5, 6-6 बजे से हम लोग उनके साथ रहे, रात रात भर रहते थे। मेरे बच्चे के शादी में 6 महीना पहले आके गए, अकेले आए, किसी को बताया नहीं। चार्टर फ्लाइट लिए, परसों शादी में आए, 10 मिनट के लिए मुलाकात ली और इमीडिएट चले गए। वहां पे अधिवेशन था, वो अधिवेशन छोड़ के बोले मैं 1 घंटा लेट जाऊंगा कोई। यानी मैं आपने जैसा इंटरव्यू लिया वैसा हम लोग तो उनके साथ में रात दिन रहे हुए। मेरा आखिरी का भाषण जो दादा के सामने हुआ, वो भाषण को कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि वो भाषण से दादा प्रशांत को पवार, बुरा भी मैं लगा। आपकी बात समझ सकता हूं और भावनाओं की वजह से आपको भूमिका रखना थोड़ा मुश्किल होगा, ये बात भी हम समझ सकते हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि बार बार उस पर चर्चा करना कभी कभी जरूरी होता है, और वो भी ऐसे वक्त पे जब पार्टी का एक अध्यक्ष, जिनके बाद उस पार्टी का क्या होगा, ये सवाल उठता रहता है। अरविंद तिवारी, आपकी भी प्रतिक्रिया अगर इस पर मिल पाए, और उसके बाद समीर जी के पास मैं चलूंगा। लेकिन उससे पहले अरविंद तिवारी, प्रशांत पवार कह रहे हैं कि हम नहीं अभी कुछ कह पाएंगे, लेकिन आगे बातचीत तो होगी। देखिए, परिस्थिति जो जिस परिस्थिति में वो है उस परिस्थिति में हम भी हैं, और अजीत दादा के साथ हमने बहुत साल काम किया है। आपको पता होगा कि अजीत दादा संगठन के अंदर भी जब वो खुद संगठन नहीं देखते थे, जब हम एक परिवार थे, एक पार्टी थे, तो दादा संगठन में समन्वयकों की एक टीम रखते थे जो संगठन के अंदर रखते थे। तो आपको पता होगा कि उसमें से मुंबई से मैं एक हुआ करता था। तो 2-2, 3-3 घंटे हम लोग मिलके संगठनात्मक चर्चा करना, और जो परिस्थिति में जो संगठन की एक बारकाई की जानकारी जो वो रखते थे, तो आज भी उनके पास है। हर एक कार्यकर्ता को वो जानते हैं, हमारे यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता हम उनको जानते हैं। तो जो परिस्थितियां हैं वो है, राजनीति की जो भविष्य में जो करवट लेना होगा वो लेगा। पवार साहब, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा छत्र छाया शरद पवार जी आज भी हमारे साथ हैं, और हमें अपना अगला मार्गदर्शन देने के लिए, हमारे अपना आगे का रास्ता बताने के लिए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आगे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी राष्ट्रवादी परिवार के लिए, राष्ट्रवादी की विस्तारित परिवार के लिए। जो मैं राष्ट्रवादी परिवार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी ऐसा नहीं लगता है, अरविंद तिवारी आज कह रहे हैं। प्रशांत पवार, आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। नहीं, ये तो बात सही है, कोई हमारे इसमें ये सब चीजें होने वाली नहीं है। जो है तो हमारी भाभी जी है, पार्थ है, जय पवार है, और हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक शरद पवार साहब भी है। तो ये सब मिलके बैठ के हम लोग सब बैठ के डिसाइड करेंगे। अभी तो 3 दिन के बाद में हो सकता है सब इंफॉर्मेशन लेके क्या कैसा करना है वो करेंगे। अभी उसमें ठीक, कोई ये नहीं है। आज आखिरकार बात करते समय ये बात निकल ही गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रवादी परिवार बन गया है, और राष्ट्रवादी परिवार के पैट्रियार्क यानी शरद पवार वो संभाल लेंगे। ये बात तो निकल ही गई आखिरकार। देखिए, बात निकलने वाली बात नहीं, जो सत्य है। देखिए, परिवार ने एक बच्चा खोया है। आज पवार साहब से अगर हम पूछेंगे तो पवार साहब ने अपना बेटा खोया, क्योंकि अजित पवार को हमने पवार साहब के घर में हमने उनको बड़ा होते हुए देखा है। आज से नहीं, आज 30 साल 35 साल से हम देख रहे हैं कि पवार साहब के घर में वो आंगन में से निकला है। और ये परिस्थिति होगी, कभी ये दिन देखना पड़ेगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। हमें लगा था कि अगले 20, 25, 30 साल के लिए अजित पवार की राजनीति चलेगी, अजित पवार को हम देखेंगे, उनके बुलंद आवाज को देखेंगे, उनके बुलंद बोलने के तरीके को देखेंगे। इस तरह से वो चले जाएंगे अचानक। ये बात तो ठीक है, वो हमने कभी अजित पवार सोचा की नहीं। राजनीति अभी भी बाकी थी। 2029 के चुनाव के वक्त पे क्या स्थिति पैदा होती है आज कहना बड़ा मुश्किल है। अभी भी उनकी राजनीति बाकी थी। 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसीलिए समीर चौगांवकर, आखिर में आपसे ही जानना है जो बात मैंने अरविंद तिवारी को पूछी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट, ये होते हुए भी राष्ट्रवादी परिवार नाम की एक व्याख्या अभी थोड़ी देर पहले की गई। क्या इसी व्याख्या पर, इसी डेफिनेशन पर आगे की राजनीति तय होगी? राष्ट्रवादी परिवार के नाम पर आमतौर पर परिवार संघ परिवार में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रवादी परिवार ये एक नई व्याख्या यहां पर सामने रखी है, नया स्टेटमेंट सामने आया है।
साहिल भाई, अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का भविष्य भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। उसका रिमोट अमित शाह जी के पास और देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। अगर उनको लगता है कि शरद पवार को साथ में लेना है तो सुनीता पवार और पार्थ पवार उसके लिए तैयार होंगे। मुझे लग रहा है सारे फैसले जो होंगे पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव में जो 48 सीटें हैं जो महाराष्ट्र से आती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें से सबसे ज्यादा जीतने की कोशिश करेगी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब मुझे लगता है कि जब आपदा में अवसर सभी लोग देखेंगे और भविष्य की राजनीति उस हिसाब से तय होगी। सुनीता पवार, पार्थ पवार और जय पवार राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व या इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो अपना निर्णय ले सके। मुझे लग रहा है अब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। वो तय करेगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, अजित पवार पार्टी को अब कैसे आगे बढ़ना है। पार्टी के परिवार से कौन दिल्ली की राजनीति करेगा, कौन केंद्रीय राजनीति करेगा, शरद पवार को इसमें शामिल होना है कि नहीं होना, यह भी दिल्ली तय करेगा। और मुझे लग रहा है कि पूरा जो होने वाला है आने वाला दिखेगा। लेकिन मुझे अभी भी इस बात का बहुत लगता है कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार उस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल क्या करेंगे इस संदर्भ को लेकर, सुनील तटकरे क्या करेंगे, वो अपना भविष्य क्या देखते हैं। 2029 तक पार्टी में हिस्सेदार बनी रहेगी बीजेपी के साथ। 2029 में मुझे लगता है एक बड़ी टूट अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में होगी और विधायक और नेता अपना अपना भविष्य जहां सुरक्षित दिखेंगे, जहां से उन्हें लगेगा कि वो चुनाव जीत सकते हैं, वहां जाएंगे। एक बड़ा वर्ग टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, एक छोटा सा वर्ग एकनाथ शिंदे के साथ, कांग्रेस के साथ चला जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ी टूट 2029 के पहले अजित पवार की पार्टी में होगी। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा कुछ बदलाव लेकर ही सामने आती है, लेकिन यह बदलाव एक हादसे की वजह से होगा, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। और आज सुबह 8:45 बजे के करीब जब अजीत पवार की इस एयरक्राफ्ट को जो हादसा हुआ, उसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में एक नया बदलाव शुरू हुआ है। आमतौर पर कोई भी बड़ा नेता जब गुजर जाता है तब एक पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार होता है, क्योंकि उस नेता की एक स्पेस भी होती है। उस पॉलिटिकल स्पेस को लेकर कौन कहां लेकर जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा होती रहती है। तो महाराष्ट्र में यह चर्चा बाकी है, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता, 5 बार उप मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा बार 11 बार महाराष्ट्र का राज्य का बजट महाराष्ट्र के जनता के सामने रखने वाले अजीत पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष, शरद पवार के भतीजे, सुप्रिया सुले के भाई और सुनेत्रा पवार के पति आज नहीं रहे। और इसी को लेकर हमारा यह कवरेज जारी रहेगा।